नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है। आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज आप लोगों के लिए चल रही है, जिसमें हम यूपीएससी का टारगेट यहाँ पर कर रहे हैं, प्रीलिम्स 2025 का, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो ये छठा लेक्चर है, इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारी लेक्चर पढ़ी है, एक एक करके देखिए और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिए। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाता है, यहाँ पर बहुत सारे पीडीएफ यहाँ पर है। और आपके पास किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है तो gkafairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो इसमें देखिए स्टेटमेंट है यहाँ पर दो, और उसमें से करेक्ट उत्तर बताना है। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है तो आपको देखना है कि है क्या। तो स्टेटमेंट है, और यहाँ पर देखिए करेक्ट या फिर नॉट करेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखना है। अब देखिए, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे रिटर्न द बिल अदर देन मनी बिल फॉर द रिकंसिडरेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसको ध्यान से पढ़िए। तो देखिए, आर्टिकल 111 है। आर्टिकल 111 में देखिए आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 जो है क्या है, तो मनी बिल है। इसको ध्यान रखिएगा, मनी बिल। और इसको डिसाइड कौन करता है कि कोई भी बिल जो है मनी बिल है या कौन है, तो लोकसभा के स्पीकर जो है डिसाइड करते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 110 में मनी बिल है। आर्टिकल 111 में क्या है कि ये जो है आपको अंडर आर्टिकल 111, व्हेन अ बिल हैज बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो उसको प्रेसिडेंट के सामने जो है प्रेजेंट करना है। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि 111 में क्या है कि पास हो जाने के बाद जो है प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करना है। तो उसके बाद प्रेसिडेंट शैल डिक्लेयर आइदर एसेंट टू द बिल, विथहोल्ड। तो देखिए, प्रेसिडेंट अब यहाँ पर क्या करते हैं, वही है कि 111 में प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा जब दोनों हाउस पास यहाँ पर हो जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ पर आपको मान लीजिए लोकसभा से यहाँ पर पास हुआ, फिर राज्यसभा से पास हुआ, तो ये दोनों अगर हाउस से पास हो गया तो उल्टा भी हो सकता है, राज्यसभा से और यहाँ पर लोकसभा से। ये पास अगर हो गया तो जाएगा यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब देखिए, प्रेसिडेंट का यहाँ पर काम क्या है कि या तो बिल को एसेंट दे दें, यानी कि सहमति अपना दे दें, या फिर उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, या फिर वो अपना पॉकेट वीटो लगा सकते हैं, यानी कि अनंत काल के लिए उसको छोड़ देंगे, रख लेंगे अपने पास, यानी कि पॉकेट में डाल के भूल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लेकिन मनी बिल के केस में क्या होगा कि उनको एसेंट देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ लिखा गया कि अदर देन मनी बिल। तो यहाँ स्टेटमेंट जो फर्स्ट है यहाँ पर वो करेक्ट है कि वो रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। जी हाँ, लेकिन देखिए अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल नॉट विथहोल्ड एसेंट टू ए बिल इफ इट पास अगेन। अब देखिए, उन्होंने रिटर्न तो किया, अब उनको दोनों हाउस ने पास कर दिया, बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर बिंग रिटर्न फॉर द रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन अब वो मना नहीं कर सकते, यानी कि रिकंसिडर होके दोनों हाउस से पास होकर आ गया तो प्रेसिडेंट को यहाँ पर जो है एसेंट देना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो है आपको करेक्ट उत्तर होगा सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखिए, पावर के बारे में, यानी कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में क्वेश्चन है कि किस लिए, तो टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, यानी कि अध्यादेश जारी करने के संदर्भ में स्टेटमेंट है, यानी कि जो राष्ट्रपति के जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, पावर है, उसके बारे में स्टेटमेंट है। अब देखिए, ऑर्डिनेंस हैज द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो क्या ये आपको सही है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है कि ऑर्डिनेंस हैज द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाई that circumstances exist which render it necessarily for him to take immediate action। तो अनुच्छेद 123 के द्वारा जो है ये आपको ऑर्डिनेंस जारी करते हैं प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 123 जो है, अब इसको ध्यान रखना है कि ऑर्डिनेंस जारी करते हैं प्रेसिडेंट। अब देखिए, उसके बाद ऑर्डिनेंस मस्ट बी लेड बिफोर बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक ऑफ इट्स प्रोमलगेशन।
तो देखिए, एन ऑर्डिनेंस मस्ट बी लेड बिफोर बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विथ इन 6 वीक ऑफ इट्स रीअसेंबली। इफ इट नॉट अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन दिस पीरियड इट सीज टू ऑपरेट। तो ये जो है खत्म हो जाएगा ऑर्डिनेंस से। तो देखिए, इस शब्द को यहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रोमलगेशन तक नहीं, यानी कि 6 वीक तो ये सही है कि इसको दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट को यहाँ पर पास करवाना पड़ेगा, लेकिन ये प्रोमलगेशन के 6 वीक नहीं, जबकि यहाँ पर जो यहाँ पर आपको होते हैं, यानी कि बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट जब ऑपरेट होती है तो यानी कि रीअसेंबल होती है, तो उसके 6 वीक तक जो है दोनों हाउस से पास करवाना होता है, अदरवाइज ये जो ऑर्डिनेंस खत्म माना जाएगा। तो देखिए, ये स्टेटमेंट हो चुका है यहाँ पर गलत। इसको थोड़ा सा एक एक शब्द को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। उसका देखिए, ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी इशूड बाय द प्रेसिडेंट व्हेन लोकसभा हैज बीन प्रोरोग्ड। तो देखिए, अंडर 123 में जैसा कि मैंने बताया, द प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस व्हेन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। अब देखिए, जब सेशन चल ही रहा है तो ऑर्डिनेंस लाने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं होता है तो नॉट नेसेसरली बोथ एन ऑर्डिनेंस मेड व्हेन बोथ द हाउसेस आर इन सेशन इन void, thus the power of the president to legislate by ordinance is not a parallel power of the legislation। तो देखिए, ये भी स्टेटमेंट यहां पर हो चुका है गलत। तो ये भी, यानी कि ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी इशूड बाय द प्रेसिडेंट व्हेन लोकसभा हैज बीन प्रोरोग्ड। तो अब देखिए, इसको थोड़ा सा हिंदी वर्जन में भी आप लोग देखिए कि जब लोकसभा का सत्रावसान हो गया हो तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। देखिए, नहीं यानी कि किया जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जब नॉट इन सेशन है तब जो है अध्यादेश जारी होता है अंडर आर्टिकल 123। तो देखिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर देखिए सही नहीं है, ये देखिए नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है, तो आंसर बी हो जाएगा। 2 और 3 आर द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से थोड़ा सा बारीकी से पढ़िए। अब देखिए, क्वेश्चन है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द सुप्रीम कोर्ट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। यानी कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार को मान्यता दी है। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज एज ए डिस्टिंक्ट फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इट इज रिकॉग्नाइज बाय द आर्टिकल 14 और 21। तो इस तरह से ये जजमेंट है, इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दोनों अनुच्छेद यहाँ पर सही होगा, यानी कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 14, अब देखिए आर्टिकल 14 में क्या बोलता है, आर्टिकल 14 ये क्या है, राइट टू इक्वलिटी। जी हाँ, राइट टू इक्वलिटी। और आर्टिकल 21 में क्या है, तो यह है राइट टू लाइफ। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 14 और 21 जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार को मान्यता यहाँ पर प्रदान किया है। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन जैनिज्म परफेक्ट नॉलेज। अब देखिए, इस टर्म को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, यूपीएससी में 1993 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का मतलब क्या है। तो पूर्ण ज्ञान का मतलब क्या है, तो कैवल्य होगा। तो कैवल्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, कैवल्य शब्द कहाँ से आया, तो देखिए जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर थे, यानी कि 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी। कौन थे, महावीर स्वामी। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने जो है, ध्यान रखिएगा कि 12 वर्षों की कठिन तपस्या जो है इन्होंने की थी।
12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरिम्भिक के समीप, ध्यान रखिएगा, एक स्थान था जिरिम्भिक, जिरिम्भिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर, रिजुपालिका रिजुपालिका नदी के तट पर, ध्यान रखिएगा, रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जो है इनको संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, रिजुपालिका नदी और साल वृक्ष। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, जिरिम्भिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको जो है संपूर्ण ज्ञान का प्राप्ति हुआ, तो उनको ही कैवल्य जो है कहा जाने लगा। तो इस तरह से इनको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसी समय से महावीर जिन कहलाने लगे, ध्यान रखिएगा, जिन। जब संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी तो जिन मतलब विजेता, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि द लास्ट इन द सक्सेशन ऑफ द जैन तीर्थंकर वाज, जैसा कि मैंने बताया 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, और अंतिम भी थे जैन तीर्थंकर के सक्सेशन में, यानी कि जैन तीर्थंकरों के उत्तराधिकार में अंतिम थे महावीर स्वामी। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। अब देखिए, फर्स्ट पूछा जाता है, तो फर्स्ट कौन थे? तो ऋषभदेव। और 23वें पूछा जाता है तो ये थे पार्श्वनाथ। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पहले थे ऋषभदेव, 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर स्वामी। इस तरह से इसको जरूर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ध्यान रखिएगा, कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और इनको 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में, जो बिहार के पावापुरी है, 468 ईसा पूर्व में, ध्यान रखिएगा, ये पावापुरी में जो है इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि निर्वाण इनका हो गया। तो पावापुरी जो है बिहार शरीफ के पास है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 468 ईसा पूर्व में। तो इस तरह से इसको क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।